इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ये क्या है? डेवलपमेंट इज साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, सो डेवलपमेंट हो रहा है ये कैसे समझेगा? उसका बिगेस्ट इंडिकेटर क्या है? इनकम। मतलब किसी पर्सन का या कंट्री का इनकम बढ़ जाता है, मीन्स इट शोज डेवलपमेंट। तो मोस्ट कॉमन मेथड क्या है डेवलपमेंट को मेजर करने का? बिगेस्ट इंडिकेटर इनकम है। लेकिन इनकम के अलावा भी बहुत कुछ फैक्टर्स है जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? जैसे इनकम इंक्रीज हो रहा है मतलब ये डेवलपमेंट है, यस। बेटर लाइफ इज ऑल्सो डेवलपमेंट, इक्वालिटी इज ऑल्सो डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि इनकम की, मतलब इनकम को सिर्फ कंसिडर करके डेवलप हो रहा है, ऐसे नहीं बोल सकते। बाकी फैक्टर्स भी हमें देखने हैं। बेटर लाइफ, इक्वालिटी। बेटर लाइफ में जैसे आएगा गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ। इक्वालिटी में आ सकता है जैसे रिच एंड पुअर का गैप, अगर वो कम हो रहा है तो दैट इज़ टाइप ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स इक्वालिटी आ रही है। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट गोल्स। डेवलपमेंट गोल्स ये हर किसी के लिए अलग होगा। जैसे फार्मर्स है तो फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? उनको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी मिले। वैसे अनएम्प्लॉयड अर्बन में कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? अच्छा जॉब मिले। सो डेवलपमेंट गोल वेरीज, सबके लिए वो अलग अलग होगा। जैसे लैंडलेस रूरल लेबरर्स है तो उनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? उनको अच्छे बेटर वेजेस मिले, है ना। उनके बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिले, मतलब लोकल स्कूलिंग, क्वालिटी एजुकेशन मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इन शॉर्ट। अगर कोई फार्मर है पंजाब से, जैसे इट्स प्रॉस्परस, तो वो तो ऑलरेडी प्रॉस्परस है, तो वो क्या चाहेगा कि उसका जो यील्ड है, टोटल प्रोडक्शन है, वो अच्छे प्राइस में बिके और उसको जो लेबरर्स मिले वो भी चीप लेबरर्स हो, मतलब उसका कॉस्टिंग कम हो एंड प्रॉफिट ज़्यादा हो। या फिर फार्मर्स जो होते हैं वो जो सिर्फ रेन पर डिपेंड है फॉर द क्रॉप्स, उनको क्या चाहिए? वो रेन पर डिपेंडेंट मीन्स ऑब्वियसली उनको ये सिक्योरिटी चाहिए, सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये कभी अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आए, फ्लड्स वगैरह, तो दे नीड प्रोटेक्शन। बेटर इरिगेशन फैसिलिटी मिले, ट्यूबवेल, कैनल। अगर कोई वुमेन रूरल एरिया की हो एंड उनके पास लैंड है प्रॉपर, मतलब रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, तो उनका क्या विश होगा? गुड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, he will search for good business opportunities. A girl from rich urban family, she may be willing for to pursue her educations abroad. And Adivasis from Narmada Valley, उनका जो करंट एक्वायर्ड लैंड है जहाँ पर वो रहते हैं, उनको तो माइग्रेट किया जाएगा अगर कुछ डैम का कंस्ट्रक्शन वगैरह करना हो तो उनको व्हाट दे विल एक्सपेक्ट कि जो भी उनका लैंड है उसके लिए उनको अच्छा प्राइस मिले, गुड प्राइस ऑफ एक्वायर्ड लैंड, और उसके बदले में जो लैंड मिलने वाला है वो भी अच्छा हो। तो इसीलिए सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हैं। ये कन्फ्लिक्टिंग गोल में भी आ सकता है। कन्फ्लिक्टिंग मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मीन्स वो लोग डैम कंस्ट्रक्शन के लिए बोलेंगे, तो उधर के जो भी रेसिडेंशियल्स है उनको शिफ्ट किया जाएगा, मतलब तुम दूसरे प्लेस पर डिस्प्लेस हो जाओ, ऐसे बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट का अलग गोल है, डैम कंस्ट्रक्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं ट्राइबल्स, वो शायद ये डिसीजन रिसेंट करे। तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा कन्फ्लिक्टिंग गोल्स का? जैसे इंडिया का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये एक गोल है, लेकिन इसके कन्फ्लिक्ट में कौन सा आ सकता है? अगर इसके लिए हम लार्ज, मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, हाईवेज, फैक्ट्रीज़, और इसके लिए फॉरेस्ट को अगर डिस्ट्रॉय करना पड़े या वाइल्ड लाइफ को, तो फिर ये कौन सा हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्टिंग। अभी नेक्स्ट है डेवलपमेंट गोल में सिर्फ इनकम नहीं आएगा, बाकी फैक्टर्स या भी कंसिडर करेंगे एट इंडिविजुअल लेवल। फॉर एग्जांपल, अभी किसी को जॉब मिल रहा है, अगर वो मुंबई में है, अच्छा जॉब मिल रहा है उसको कोई और स्टेट में,
अच्छा इनकम भी मिलेगा, तो वो तुरंत शिफ्ट हो सकता है वहाँ पर, मे बी येस मे बी नॉट, क्योंकि उसको उसके फैमिली के बारे में, सिक्योरिटी, चिल्ड्रंस, सबके बारे में, मतलब बाकी फैक्टर्स भी उसको कंसिडर करना पड़ेगा। सो ये नहीं बोल सकते कि इनकम अगर अच्छा मिल रहा है तो वो तुरंत शिफ्ट हो जाएगा, बाकी फैक्टर्स भी आ ही जाएंगे उसमें। सो डेवलपमेंट के लिए पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, सिर्फ एक ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, या कभी कभी, कि लोगों को लेस इनकम पर जॉब करना पसंद है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा है। सो इनकम से ज़्यादा सिक्योरिटी को भी कंसिडर किया जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ वुमेंस। पे स्केल ज़्यादा है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, तो वुमेन शायद वहाँ पर काम ना करे, एंड वाइस वर्सा। तो इनकम के अलावा बाकी कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? इक्वल ट्रीटमेंट है ना, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कल्चर, या द सेकंड फ्रीडम, नेक्स्ट सिक्योरिटी, एंड फोर्थ क्वालिटी ऑफ लाइफ। अभी नोशंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट में डिफर, मतलब हर किसी के लिए नेशनल डेवलपमेंट डिफरेंट होगा, हर किसी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। जैसे कोई ए पर्सन है तो ए पर्सन को लगेगा कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, मतलब डेवलपमेंट होगा, या फिर टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए ये डेवलपमेंट होगा। बी पर्सन है, उसको लगेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर क्या समझ में आना है कि सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है। सो नेशनल डेवलपमेंट का नोशंस अलग है, वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। अभी ये जो पिक्चर है ये क्या इंडिकेट करता है? हाई राइजिंग बिल्डिंग्स है सराउंडेड बाय स्लम्स, मतलब इनको प्रॉपर वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सब नहीं होगा, तो इनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा? ये जो स्लम है, हट्स है, इनको प्रॉपर थोड़ा सा बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, फिर रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब फैसिलिटीज़ मिले। सिमिलरली ये न्यूज़पेपर आर्टिकल, ये क्या शो करता है? ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी ने आइवरी कोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जो भी वेस्ट है वो हम तुम्हारे बिहाफ पर डंप करेंगे, मतलब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था ये कंपनी के साथ। तो इन्होंने क्या किया, एमएनसी ने ये सब उठाया और डाल दिया सिटी में, जो ओपन एयर डम्प्स है वहाँ पर डाल दिया। उसके वजह से क्या हुआ, पब्लिक को प्रॉब्लम हुआ, जैसे नोसिया, स्किन रैशेस, डायहोरिया। तो इससे बेनिफिट किसको हुआ, एंड यहाँ पर डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए कंट्री का? हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको तो बेनिफिट हुआ नहीं, उन्होंने सफ़र किया, लेकिन जो कंपनी है एमएनसी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उनको बेनिफिट हुआ, उनको उनका पैसा भी मिल गया। सो ये केस में डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए कि जो भी ये डंपिंग ग्राउंड्स हो या इंडस्ट्रीज़ हो, ये रेजिडेंशियल एरिया से सर्टन किलोमीटर्स पर दूर रहे, उनके आसपास ना रहे। तो अगर स्ट्रिक्ट लॉज इससे मतलब बनाए गए तो ही एयर, वाटर या नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। एंड हॉस्पिटल्स शुड बी प्रोवाइडेड टू पीपल अफेक्टेड बाय टॉक्सिक वेस्ट। नेक्स्ट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अभी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक, उनके कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया मतलब वो क्लासीफाई करते हैं कि इनकम अगर ये रेंज में होगा तो वो लोअर मिडिल या अपर मिडिल या हायर वाले, मतलब कौन से कैटेगरी में आएंगे। जैसे इसके 4 कैटेगरीज थे। लोअर मतलब जिसका $1135 से भी कम है, इतना है या इससे लेस। लोअर मिडिल मतलब इनकम रेंज कितना है, $1136 से लेके 4465। ये जो डेटा है 2023 का है, सॉरी 2024। अपर मिडिल $446 से लेके 13848, 13,848। हाई इनकम मोर देन $13,846। तो इससे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से कंट्री का इनकम कितना है और कौन से कैटेगरी में वो फिट होता है।
ठीक है, तो ये जो कैटेगरी से किसके हिसाब से है, एज पर द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बाकी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को भी मतलब देखते हैं, जैसे UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, इन्होंने HDI लाया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब इनके हिसाब से ये हमें देखना चाहिए, इससे हम डिसाइड करेंगे डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। अब ये लोग क्या देखते हैं, ये लोग हेल्थ देखेंगे, एजुकेशन देखेंगे। एजुकेशन मतलब कितने लिटरेट है, इलिटरेसी क्या है रेट पर्टिकुलर कंट्री में, तो उससे समझ में आएगा वो कंट्री कितना डेवलप्ड है या नहीं है। हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर है नहीं है, डेथ रेट क्या है, वो सब स्टडी किया जाएगा। सो इससे भी हमें समझ में आता है कंट्री इज़ डेवलपिंग और नॉट। सो इट वॉज बाय UNDP। इनका एक मेजरिंग रेंज होता है, जैसे हम मार्क्स का देखते हैं ना, 100 में से हमको अगर 35 मार्क्स मिलता है मतलब पास, एक स्टैंडर्ड है। वैसे ही 0 to 1 का एक रेंज है, 0 to 1। 1 मतलब क्या, 1 मतलब हायर इनकम, तो ये कंट्री पूरा डेवलप्ड होगा। तो वैसे इंडिया का कहाँ पर है, 0.633, मतलब नज़दीक है, टुवर्ड्स 1। नॉर्वे का 0.96, ऐसे अलग अलग है। सो डिफरेंस क्या है, वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक देख रहा है मनी, मतलब मनी वाइज कौन डेवलप्ड है, और यहाँ पर जो UNDP है, इन्होंने क्या देखा है, बाकी फैक्टर्स देखा है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी देखो एवरेज इनकम में क्या फ़र्क है एंड पर कैपिटा इनकम में क्या फ़र्क है। एवरेज इनकम का एग्जांपल लेते हैं, सपोज A एंड B हमने अलग अलग लिया है। सो यहाँ पर अगर किसी का इनकम 20 है, डॉलर रुपीज़ कुछ भी, 20, 30, 40 एंड 20, ये सपोज ये A कंट्री, B कंट्री, और A कंट्री में ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, तो 20, 30, 40, 20 है। नहीं रुको एक मिनट, ठीक है। सो A कंट्री में 20, 30, 40, 20 है, और यहाँ पर ये दिख रहा है, ये रेशो ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा आगे पीछे है, नंबर्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 20 लूँ, यहाँ पर 17, यहाँ पर 15, यहाँ पर 5, इसका एवरेज करेंगे तो इसका एवरेज कितना आएगा, 110 डिवाइडेड बाई 4, 27 पॉइंट समथिंग, और इसका भी करोगे तो वैसे ही आएगा, मतलब इसका टोटल करो, टोटल डिवाइडेड बाई 4, मतलब 110 डिवाइडेड बाई 4, सो 27 पॉइंट समथिंग। बट यहाँ पर वेरिएशंस देखो, 20, 70, 15, 5। सो यहाँ पर इनकम भले ही एवरेज इनकम है ना, एवरेज मतलब क्या, सबका टोटल करना है एंड डिवाइड। सो टोटल ये 4 है ना, तो ये सबको टोटल किया डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो ये दोनों केस में, फिर कंट्री A हो या B, दोनों में इनकम सेम दिख रहा है, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। बट यहाँ पर इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली मतलब एकदम इक्वली नहीं, बट गैप जो है वो ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखो गैप कितना वास्ट है, यहाँ पर तो सिर्फ 5 है। तो डायरेक्टली अगर हम एवरेज इनकम देखेंगे तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर तुमको इनकम 27 दिख रहा है ना, तो नेक्स्ट ईयर में हो सकता है ये B कंट्री का एग्जांपल है, तो यहाँ पर जो 27 दिख रहा है, हो सकता है ये 30 हो सकता है 40 हो एवरेज। बट ये एवरेज से ये नहीं समझ में आएगा कि ये जो 5 वाला बंदा है, इसका इनकम इंक्रीज हुआ कि नहीं। हो सकता है ये 5 ही रहे और बाकी सब अमाउंट्स बढ़ते जाए, 15 का हो गया 30, इसका हुआ 100, एंड फिर ऑन एन एवरेज मतलब ये अमाउंट बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा। तो इसलिए एवरेज इनकम का एक डिसएडवांटेज है कि इंडिविजुअली ग्रो हो रहा है कि नहीं वो हमें समझ में नहीं आता। एवरेज से सिर्फ ये समझ में आता है कि अच्छा कंट्री इज़ डेवलपिंग, कंट्री का पहले 27 था, अभी 30 हुआ, अभी 40 हुआ, तो कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, वो समझ में आता है। लेकिन इंडिविजुअल का हुआ कि नहीं, हो सकता है ये इंडिविजुअल वही का वही हो और बाकी मतलब जैसे रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअर, वैसा। ठीक है, अभी पर कैपिटा का कैसे होता है, इसीलिए एवरेज के बदले में हम पर कैपिटा देखेंगे। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन का इनकम। ऑब्वियसली ये कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एवरेज इनकम। तो वैसे ये जो दिखाया है ये क्या है, पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट्स, हरियाणा, केरला, बिहार। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हरियाणा में पर पर्सन
1 ईयर में कितना कमाता है? 1,62,034 इन अ ईयर, एंड बिहार में सिर्फ 34,168। सो इससे क्लियर समझ में आता है ना, कि ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और ये लीस्ट। अभी ये टेबल देखो, इन्फेंट, इसमें क्या दिया है? हरियाणा, केरला, बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब 1000 में से कितने स्टूडेंट्स मर जाते हैं विद इन 1 ईयर, ठीक है। बॉर्न होने के बाद 1000 में से हरियाणा में कितनों का डेथ होता है? 36, केरला में 12, बिहार 42, मतलब यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये डेथ हो रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है? कि उधर का हेल्थ फैसिलिटी इधर का थोड़ा मतलब डेवलप नहीं है। लिटरेसी एजुकेशन सिस्टम शो करेगा हाईएस्ट कहाँ पर है? ये केरला में एज़ कम्पेयर टू हरियाणा, और बिहार में तो और भी कम है। नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब 100 में से कितने लोग स्कूल अटेंड करते हैं इन एज ऑफ 14-15, मतलब क्लास 8 बोल सकते हो। अगेन स्कूलिंग एंड एजुकेशन सिस्टम इज़ वीक, दिस शोज कि बिहार में तो सिर्फ 43, 100 में से सिर्फ 43 अटेंड करते हैं, है ना, बिहार में। और ये जो लिटरेसी पॉपुलेशन है ये 7 के अबव काउंट होता है, मतलब 7 एंड अबव एज। नेक्स्ट इज पब्लिक फैसिलिटीज़। मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल गुड थिंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लीव वेल। मतलब पैसा है इसलिए सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। जैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि माने अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स हमें चाहिए, तो ये अगर चाहिए होगा तो इसके लिए हम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद तो नहीं सकते ना पैसे से। वैसा मनी है इसलिए डिजीज़ होगा ही नहीं, ऐसे नहीं। इन्फेक्शन डिजीज़ तो होगा ही, तो उसका रूट कॉज पर जाना है। मनी से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कलेक्टिवली अगर हम स्टेप्स ले, इन्फेक्शन डिजीज़ ना हो, मतलब एनवायरनमेंट क्लीन वगैरह रखना है, तो वो हो सकता है। मतलब कम्युनिटी ने ऑल ओवर स्टेप्स लेना चाहिए टुगेदर। सो ये कलेक्टिवली वर्क करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, सोसाइटी में अगर हर एक कोई मतलब पर्सन सिक्योरिटी गार्ड को अपॉइंट करे तो वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन अगर वो लोग कलेक्टिवली एक बाउंड्री सेट करते हैं कि हाँ ये हमारा सोसाइटी है, इसको एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, तो इट विल बी फेयर। मतलब कॉस्ट जो है वो सब में डिवाइड हो जाएगा, एवरी मेंबर को वो हैवी नहीं होगा। सो ये भी क्या हुआ? सेंस ऑफ कलेक्टिवली। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल्स आएगा जिसमें कलेक्टिव प्रोविजन चीपर रहेगा देन इंडिविजुअल प्रोविजंस? जैसे हम रिटेलर्स से, डीमार्ट से खरीदी करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा प्राइस हाई होगा, लेकिन वही अगर हम कलेक्टिव प्रोविजंस मतलब पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप होते हैं ना, वहाँ से लेंगे तो कम प्राइस में मिलेगा। वैसे ही कलेक्टिव प्रोविजंस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस है गवर्नमेंट का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है। सो ये सब किस में आएगा? कलेक्टिव प्रोविजंस। अब ये एग्जांपल देखो, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु यूज 90% ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल यूज राशन, वेराज वेस्ट बंगाल 35%। ये इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु में जो राशन शॉप है या पीडीएस है, उधर चीपर रेट्स में अच्छा क्वालिटी मिलता है, लेकिन झारखंड में वैसे नहीं है। ये टेबल में क्या समझेगा? एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखो, परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल, मेल 85 एंड 82। मतलब अभी भी 10 to 14 एज ग्रुप ऐसा है जहाँ पर 100% लिटरेसी रेट नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो यहाँ पर गोल क्या होना चाहिए? फ्री, योर गोल शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी किसने है? यूएनडीपी से, मतलब उन्होंने पब्लिश किया। तो ये रिपोर्ट में क्या होता है, मतलब क्या देखते हैं?
वेट एंड हाइट। तो जो भी वेट होगा वो वेट को हाइट के ट्वाइस से डिवाइड करेंगे, हाइट का जो भी 2 टाइम्स है वो। सो वेट डिवाइडेड बाय हाइट का ट्वाइस, जो भी आएगा दैट विल बी योर BMI। इसके भी जैसे स्टैंडर्ड सेट है, 15.2 मतलब अंडर नरिश बोल सकते हैं, 28 मतलब ओवर वेट। जैसे ये अब ये लिखा था एक कंट्री एंड ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब पूरे कंट्री का इनकम डॉलर्स में कंपेयर किया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब बर्थ से कितना एज तक जी सकते हैं। जैसे श्रीलंका में दिया है 75, इंडिया 68, नेपाल 70, बांग्लादेश 72, मतलब ये एज तक ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ऑन एन एवरेज इंडियन 68 एज तक जिएगा ऐसा। तो ये जितना ज़्यादा होगा उससे समझ में आएगा कि उधर का जो हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत अच्छा है कंट्री का। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब कितने साल स्कूल गए हैं, 25 के अबव वाले हाउ मेनी ईयर्स दे वेंट टू स्कूल। जैसे श्रीलंका का कितना दिया है 10, इंडिया का 6.3, नेपाल का कम है देखो। सो ये जितना ज़्यादा उतना अच्छा। USA का कितना है 13.7 है, जर्मनी का 14.2 ईयर्स, मतलब उतने ईयर्स उन्होंने स्कूलिंग किया है, एजुकेशन लिया है। और ये HDI रैंक, ये जो रैंक है ये 188 कंट्रीज़ में से है, टोटल 188 कंट्रीज़। मतलब HDI रैंक के लिए सभी फैक्टर्स देखेंगे ना, GNP, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन स्कूलिंग, सबसे कंसिडर होगा, मतलब सबसे ये डिसाइड होता है ये सब कंसिडर करने के बाद। जैसे मैंने बोला है हेल्थ के लिए देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी या बर्थ कितना है, कितना साल जी सकते हैं। और एजुकेशन के लिए क्या देखेंगे, मीन एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए GNP। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ करो जिससे फ्यूचर जनरेशन को कुछ हार्म ना हो। जैसे ये एग्जांपल है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। तो ग्राउंड वाटर एक्चुअली रिन्यूएबल है, लेकिन अगर इसका ओवर यूज़ किया तो वो रेन वाटर में भी रिप्लेनिश नहीं होगा ना। मतलब रेन वाटर में एवरी ईयर जो रेन आएगा उससे वो रिप्लेनिश होते रहेगा ग्राउंड वाटर, बट उसका भी एक लिमिट है। तो उससे भी ज़्यादा अगर तुम लोग ओवर यूज़ करोगे तो फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। क्रूड ऑयल, अभी एग्जॉक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे क्रूड ऑयल फॉर रिक्वायर्ड फॉर पेट्रोल, ऑयल, डीजल, केरोसिन, ट्रैक्टर, पंप्स, बहुत सारे हैं। तो ये तो लिमिटेड है, ये कभी ना कभी ख़त्म होगा, तो इसका ओवर यूज़ किया दैट्स नॉट फेयर। जैसे यहाँ पर दिया है देखो, अभी का जो डेटा है रिजर्व जो है सिर्फ 50 ईयर्स तक रहेगा। दिस इज़ फॉर द वर्ल्ड एज अ होल। इंडिया तो ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब इंडिया का इंपोर्ट ही 85% है। सो ऑयल प्राइजेस को वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, अगर प्राइस में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो इसीलिए इंडिया के पास क्या होना चाहिए, इंडिया डिपेंडेंट है अभी क्रूड ऑयल पर। सो इंडिया शुड हैव मोर एंड मोर हाई लेवल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब उनका एनर्जी का जो नीड है वो खुद ही मीट कर पाए। सो इन शॉर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये सभी को एप्लीकेबल है, मतलब ये पेरिनियल है, ये पर्टिकुलर स्टेट, बाउंड्री, नेशन को नहीं है। जब एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होता है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो सभी को भुगतने पड़ते हैं, वो एक ऐसा बाउंड्री नहीं देखेगा, है ना।